बच्चों, आप सभी लोगों का ग्लोबल आइडिया यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का हम लोग आज भाग 9 हल करेंगे। ठीक है, जो कि ITI द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन PDF के रूप में चाहिए तो आप PDF डाउनलोड करने के लिए ग्लोबल ITI www.globaliti.org पे जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन देखेंगे। 171 नंबर क्वेश्चन है। AC 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या होता है? बच्चों, AC जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है ना, उसकी जो स्टार्टिंग करंट होती है फुल लोड करंट की 5 से 6 गुनी अधिक होती है। मतलब कि जब स्टार्टिंग शुरू में हम देते हैं, स्टेटर को सप्लाई जब देते हैं ना, तो वो फुल लोड पे जो करंट होगी उससे कितनी अधिक होती है? 5 से 6 गुना अधिक होती है। अगर ये स्टार्टर न लगा के हम क्या करें, इस करंट को स्टेटर में फ्लो करा दें तो क्या होगा? स्टेटर वाइंडिंग हमारा क्या हो जाएगा? जल जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टार्टर के माध्यम से हम क्या करते हैं, इस करंट को जो कि 5 से 6 गुनी अधिक होती है, इसको क्या करते हैं? कम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लें हम। ऑप्शन में दिया है, ए दिया है पूर्ण भार धारा का 1 से 2 गुना, बी दिया है पूर्ण भार धारा का 2 से 3 गुना, और सी दिया है पूर्ण भार धारा का 4 से 5 गुना, और डी दिया है पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना। तो हम लोग जानते हैं कि पूर्ण भार धारा का ये कितना होता है? 5 से 6 गुना क्या होता है? स्टार्टिंग में करंट का मान अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लें। स्टेटर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो कह रहा है कि स्टेटर साइड से ना, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, इस साइड से ये हमारा रोटर है। ठीक है, स्टेटर साइड से 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? कैस्केड ऑपरेशन द्वारा हम देखे होंगे कि इसमें क्या होता है कि जो मोटर की रिंग होती है, जो उसके रोटर में करंट होती है, उसको क्या करते हैं? दूसरी मोटर को, इसमें 2 मोटरें हम प्रयोग करते हैं ना, 2 मोटर हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं? सप्लाई देते हैं, 3 फेज सप्लाई देती है पहले मोटर को, और यहाँ पर क्या होता है कि इसकी जो करंट होती है हम दूसरे मोटर की क्या करते हैं? स्टेटर में देते हैं। मतलब रोटर विधि से क्या हो रहा है? 2 मोटरें प्रयोग की जाती हैं, और इसकी जो रोटर में करंट होती है वो क्या करते हैं? दूसरे मोटर के हम क्या करते हैं? स्टेटर में इसको देते हैं। इस प्रकार हम क्या करते हैं? गति को नियंत्रित करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्टेटर विधि से तो है नहीं। ठीक है, अगला बी है रोटर रियोस्टेट। ये भी नहीं है, चूंकि दिया है क्या? स्टेटर साइड से ना। तीसरा है रोटर सर्किट में EMF इंजेक्ट करके, ये भी नहीं है। और डी दिया है आरोपित आवृत्ति बदलकर। आरोपित आवृत्ति का मतलब है कि स्टेटर साइड में जो भी फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए हम मानक लेते हैं कितना, 50 हर्ट्ज, जिसमें प्लस माइनस 3% का क्या होता है? घट बढ़ सकता है। ठीक है, इसमें चेंजेस कितना होगा? प्लस माइनस 3% होता है जो फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अगर इसकी आवृत्ति को घटाएंगे, किस साइड से घटाएंगे? चूंकि सप्लाई में देते हैं स्टेटर साइड से, तो फ्रीक्वेंसी को किधर से घटाएंगे? स्टेटर साइड से ही घटाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम चेंज करके, मतलब बदलाव करके हम क्या कर सकते हैं? इसकी गति को नियंत्रित कर सकते हैं, वो भी स्टेटर साइड से। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है? सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है? अभी जस्ट बताए हैं ना, यहाँ पे 2 मोटरें प्रयोग की गई हैं ना। एक मोटर ये है ना, और एक मोटर ये है। यहाँ पे दे रहे हैं रिंग के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? रोटर की करंट को हम किस में दे रहे हैं? दूसरे मोटर के स्टेटर में दे रहे हैं। तो इस प्रकार जो मोटर से गति नियंत्रित की जाती है वो होती है कैस्केड नियंत्रण विधि होती है।
ठीक है। तो यहाँ पे देख लें ऑप्शन दिया है कैस्केड संचालन विधि, बी दिया है रियोस्टेट नियंत्रण विधि, और सी दिया है क्या आरोपित वोल्टेज विधि, और डी दिया है रोटर सर्किट विधि में ईएमएफ इंजेक्शन ना, या इंजेक्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या है, सही है। कैस्केड संचालन विधि से हम इस प्रकार मोटर की गति को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीन कलाब मोटर स्टार्टर के साथ शामिल दो कार्यात्मक सर्किट क्या है। ए दिया है ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। मोटर स्टार्टर के साथ बात कर रहा है ना, शामिल दो कार्यात्मक सर्किट क्या है ना। ए दिया है ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट, बी दिया है क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट, और सी दिया है शॉर्ट सर्किट और क्लोज सर्किट, और डी दिया है नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। जो होता है मोटर स्टार्टर के साथ जो कार्यात्मक सर्किट होते हैं वो पावर सर्किट तथा कंट्रोल सर्किट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है, सही है, नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लेदराइज्ड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है। ए दिया है गैर मॉइस्चराइज्ड सामग्री, बी दिया है अत्यधिक गैर हाइग्रोस्कोपिड, सी दिया है श्रेणी एक इंसुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, डी दिया है बेहतर एंजिंग और परावैद्युत शक्ति दिया है, ठीक है। तो जो लेदराइज्ड पेपर इंसुलेशन होता है वो डाई इलेक्ट्रिक कह सकते हैं, पावर उसकी इतनी अधिक होती है जो कि क्या करता है, मतलब कह सकते हैं उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना अधिक होता है कि मतलब कि वो करंट को अगर इस इंसुलेशन को लगा देते हैं तो करंट का प्रवाह एक साइड से दूसरे साइड नहीं होता है। मतलब उस कह रहा है कि मुख्य गुण कौन सा है ना, तो उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और बेहतर एंजिंग होती है, जिससे हम क्या करते हैं लेदराइज्ड पेपर इंसुलेशन का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। वो भी क्या कह सकते हैं कि मोटर के स्टेटर या रोटर पार्ट्स में ना। अगला ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है। ए दिया है सूती स्लिप्स, बी दिया है एम्पायर स्लिप्स, और सी दिया है टेरिलिन धागा, और डी दिया है फाइबर ग्लास टेप। ओवरहैंग क्या होता है समझेंगे इसको ना, ओवरहैंग है जैसे मान लीजिए हमारे क्या है, हाँ इसमें स्लॉट्स हैं, ठीक है, स्लॉट्स बने हुए, इसमें हम क्या करते हैं, कंडक्टर को भरते हैं, ठीक है। तो ओवरहैंग जो कंडक्टर भरने के बाद ये जो बाहरी भाग होता है ये बाइंडिंग करने के बाद इसी को बांधने की बात कर रहा है, यही ओवरहैंग है, ठीक है। और इसी को बांधने की बात कर रहा है, इसको बांधने के लिए हम यूज क्या करते हैं, तो हम यूज करते हैं टेरिलिन धागा का यूज करते हैं इस ओवरहैंग को बांधने के लिए ना। अगर आप बाइंडिंग देखे होंगे मोटर की तो टेरिलिन धागा से क्या किया जाता है, बांधा जाता है ओवरहैंग ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एसी बाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है। आप देखे होंगे जो स्लॉट्स होते हैं उसमें हम मेलिनिक्स पेपर यूज करते हैं ना, व्हाइट कलर का मेलिनिक्स पेपर यूज किया जाता है ना। कफिंग क्या होता है समझिएगा, ये पेपर मेलिनिक्स पेपर यूज किया जाता है, अगर इसमें हम कंडक्टर को भरते हैं तो ये क्या होता है, ये खिसक जाता है अपने स्थान से,
ये पेपर क्या होता है, खिसक जाता है, स्लॉट से निकल जाता है जब कंडक्टर चालक को इसमें डाला जाता है। तो होता क्या है कि इसको हम क्या करते हैं, या तो मोड़ देते हैं या तो कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप लगा के तब मोड़ते हैं। तो क्या होता है कि तब ये क्या होता है, खिसकता नहीं है और इसमें कंडक्टर हम भली प्रकार से डाल देते हैं। ठीक है, तो कफिंग क्या होता है, इस पेपर को मोड़ना, इस पेपर को क्या करना, मोड़ देना, जिससे क्या हो, बाहर न निकले, यही क्या होता है, कफिंग होता है। स्लॉट में इस मेलिनेक्स पेपर को हम क्या करते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं, जिससे क्या हो, बाहर न निकले और हम कंडक्टर को भली प्रकार क्या करें, डाल दें। ठीक है, तो कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप यूज किया जाता है ना। कफिंग जो प्रक्रिया होती है, मतलब कि आसानी से, मतलब ये क्या रुके रहे, है ना, और इसमें हम टेप लगा के इसको क्या करते हैं, मोड़ते हैं। तो मोड़ने की जो प्रक्रिया है वही क्या हमारी है, कफिंग है। ठीक है, तो डी कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एसी बाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं। ए दिया है श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या, बी दिया है समानांतर में जुड़े घुमावों की संख्या, सी दिया है दो समान ध्रुवों के अंतर्गत घुमावों की संख्या, और डी दिया है दो असमान ध्रुवों के अंतर्गत घुमावों की संख्या। देखिए होता क्या है कि हम तार को कुछ इस प्रकार लपेटते हैं, लपेटने के बाद हम करते क्या है, ये सिरा क्या करते हैं, बाहर ना। सीरीज में क्या किया जाता है, ऐसे धीरे धीरे क्या किया जाता है, इसको लपेटा जाता है और एक सिरा फिर क्या किया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। तो श्रेणी में जो एसी बाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं, तो श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस प्रकार की एसी बाइंडिंग की विभिन्न पिचों पर कुंडली अलग अलग पिचों पर कर रहा है, अलग अलग पिचों पर ना कुंडली प्रतिपोल प्रति फेज की संख्या एक से अधिक है। मतलब किस प्रकार की बाइंडिंग विभिन्न पिचों पर, अलग अलग पिचों पर कुंडली प्रतिपोल प्रति फेज की संख्या एक से अधिक है। ए दिया है अचूक कुंडल बाइंडिंग, बी दिया है हीरा कुंडल बाइंडिंग, और सी दिया है लेफ्ट बाइंडिंग पर फ्लैट लूप, और डी दिया है फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड बाइंडिंग। तो फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप बाइंडिंग में क्या होता है, विभिन्न पिचों पर कुंडली प्रति पोल प्रति फेज की संख्या क्या होती है, एक से अधिक होती है। इसको निकाला जाता है कैसे, टोटल कॉइल अपान पोल, फेज इंटू पोल कह सकते हैं, फेज इंटू पोल करते हैं। ठीक है, इसको निकालने का ये फार्मूला है। ठीक है, तो फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप बाइंडिंग में जो होती है विभिन्न पिचों पर कुंडली प्रति पोल प्रति फेज की संख्या क्या होती है, एक से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिर वही पूछ दिया ना, ये न्यूमेरिकल दे दिया। देख लें, 36 स्लॉट 36 कॉइल और 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 क्लॉट डबल परत वितरित बाइंडिंग के लिए कॉइल की संख्या प्रति फेज प्रति पोल की गणना करें ना। वितरित डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग के लिए बात कर रहा है, कॉइल की संख्या प्रति फेज प्रति पोल की गणना करना है ना। तो यहाँ पे फार्मूला होता है टोटल कॉइल अपान होता है फेज इंटू पोल होता है, अभी मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कॉइल कितना है दिया है, क्या 36 कॉइल दिया है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। पोल दिया है कितना 4 दिया है और फेज दिया है 3 है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा
कितना होगा 9 होगा, 4 9 36, फिर 3 3 9। तो यहाँ पे देख लें ऑप्शन 3 कॉइल प्रति फेज प्रति पोल, 6 कॉइल प्रति फेज प्रति पोल, और सी दिया है 9 कॉइल प्रति फेज प्रति पोल, और डी दिया है 12 कॉइल प्रति फेज प्रति पोल। यहाँ पे देख रहे हैं क्या आ रहा है, क्या 3 कॉइल प्रति फेज प्रति पोल आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि रीवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है? रीवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है? ए दिया है हाथ से लपेटना, बी दिया है स्किन बाइंडिंग, सी दिया है फार्मर बाइंडिंग, और डी दिया है क्या मशीन बाइंडिंग। इसमें क्या होता है, स्किन बाइंडिंग में क्या होता है कि बाइंडिंग को हम अलग कहीं करके फिर क्या करते हैं स्लॉट्स में डाल देते हैं ना, तो ऐसा कुछ किया नहीं जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, सी क्या है फार्मर बाइंडिंग। फार्मर बाइंडिंग क्या होता है, ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या किया जाता है, एक फार्मर लगा के ना, जैसा हमें करना होगा जिस प्रकार का कह सकते हैं कि हमारे खांचे होंगे है ना, उस प्रकार के हम क्या करते हैं फार्मर पर हम क्या करेंगे उसी प्रकार की बाइंडिंग करेंगे। ठीक है, ये कहाँ आएगा फार्मर पर आएगा, इसी पर बाइंडिंग होगा। ठीक है, और डी दे रखा है मशीन बाइंडिंग, तो मशीन से बाइंडिंग होगी ना, लेकिन तो ये मशीन से बाइंडिंग हो नहीं रही है। क्या हो रहा है कि ये कॉइल यहाँ पे एक कह सकते हैं क्या एक सपोर्ट पर रखा हुआ है, और यहाँ से खींच के मोबाइल क्या कर रहे हैं स्लॉट्स में डाल रहे हैं, हाथ से ही डाल रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हाथ से लपेटना है। रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है, हाथ से लपेटना है। चूंकि यहाँ पे कोई न मशीन है ना कोई अलग से हम बाइंडिंग कर रहे हैं, बाकी क्या है यहाँ पे एक कह सकते हैं कि सपोर्ट पर है कॉइल रखा हुआ है या बाइंडिंग मतलब तार रखा हुआ है, उसको क्या कर रहे हैं हम बाइंडिंग स्लॉट्स में कर रहे हैं वो हाथ से ना, प्रत्येक स्लॉट में हम क्या करेंगे हाथ से कंडक्टर को भर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हाथ से लपेटना है। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? ए दिया है प्रत्यक्ष ऑनलाइन स्टार्टर या बोल सकते हैं इसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, बी दिया है रोटर रियोस्टेट स्टार्टर, सी दिया है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, और डी दिया है मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो हम जानते हैं जो हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, क्वेश्चन कई बार यूपीपीसीएल में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद आईटीआई एग्जाम में भी पूछा जाता है। स्लिप रिंग की जहां बात की जाएगी वहां पर हम मोटर को शुरू करने के लिए और चलाने के लिए जो स्टार्टर यूज करते हैं रोटर रियोस्टेट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। क्योंकि रोटर का जो रोटर रियोस्टेट स्टार्टर से यूज करने से फायदा क्या होता है कि जैसे हमारा जो रोटर प्रतिरोध होता है वो टार्क के क्या होता है समानुपाती होता है, उसके माध्यम से हम टार्क को बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं रोटर पर रियोस्टेट लगा के हम उसको स्टार्ट करते हैं तथा उसके टार्क को भी क्या कर लेते हैं बढ़ा घटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहीं भी बात आएगी स्लिप रिंग की तो आप यही करिएगा रोटर रियोस्टेट स्टार्टर। ठीक है, कॉलर का कार्य क्या है? यहां पे आप देख रहे होंगे ये वाला भाग ना, यही कॉलर है। कॉलर का उपयोग हम किस लिए करते हैं कि जो हमारी फील्ड बाइंडिंग होती है ना, फील्ड बाइंडिंग होती है उसको उसके चारों ओर इसको लपेटते हैं, मतलब उसको हम क्या करते हैं कॉलर के माध्यम से हम क्या करते हैं उसको हम कह सकते हैं कि उसके फील्ड बाइंडिंग के चारों ओर हम उसको क्या करते हैं पूर्णतया इंसुलेट करते हैं इस कॉलर से। ठीक है, अब देख लें यहाँ पे ऑप्शन देख लें। क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है, बी दिया है कुंडल टेपिंग के लिए इंसुलेशन प्रदान करता है, और सी दिया है निकले हुए किनारों के लिए सामग्री को कसने में मदद करता है, और डी दिया है क्या कुंडल से उष्मा स्थानांतरण के लिए इंसुलेशन प्रदान करता है।
तो जो हमारी फील्ड बाइंडिंग होती है ना, फील्ड को क्या करता है, चारों ओर से क्या कर सकता है, क्या करता है, इंसुलेशन क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, फील्ड को क्या करता है, मतलब कह सकते हैं कि फील्ड बाइंडिंग को पूर्णतया इंसुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉलर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ए हमारा सही होगा, क्षेत्र को चारों ओर से इंसुलेशन प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस प्रकार के बाइंडिंग तार को बाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है ना। किस प्रकार के बाइंडिंग तार को समरसेबल बाइंडिंग करने के लिए, है ना, समरसेबल यहां पे लिख लेंगे, सेबल पंप ना, समरसेबल पंप बाइंडिंग करने के लिए, समरसेबल पंप की बाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। ए दिया है पीवीसी कवर प्रकार, बी दिया है टेरिलिन थ्रेड प्रकार, और सी दिया है सुपर एनिमल्ड टाइप, और डी दिया है डबल सूती प्रकार कवर प्रकार ना। तो जानते हैं हमारा जो समरसेबल पंप होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, पानी में रखते हैं। तो वहाँ पर जो यूज किया जाता है वायर वो पीवीसी कवर प्रकार का होता है, ताकि पानी में रहने के कारण अगर पानी चूंकि वो पानी में रहता है जिससे क्या होगा, पानी उसके अंदर जाएगा, अगर वो उस पर पीवीसी कवर नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, जिससे हमारी बाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा, सही होगा, ताकि उस पर हम पीवीसी लगा देते हैं, पीवीसी कवर कर लगा देते हैं उस वायर पे, ताकि वो क्या हो, एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट ना हो। तो यहाँ पे ए हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एसी मोटरों में लंबी कार्ड बाइंडिंग न करने का क्या कारण है। लंबी कार्ड बाइंडिंग का मतलब होता है लॉन्ग पिच बाइंडिंग ना। ये हमारे स्लॉट्स हैं, स्लॉट्स में हम क्या करते हैं, कंडक्टर को डालते हैं ना। जब हम लॉन्ग पिच बाइंडिंग करेंगे तो हमारे जो ओवरहैंग होंगे इनकी लंबाई बढ़ जाएगी। जब हम लॉन्ग पिच बाइंडिंग करेंगे तो हमारे जो ओवरहैंग है इनकी क्या होगी, लंबाई बढ़ जाएगी। जब लंबाई बढ़ेगी तो हम कह सकते हैं कि हमें बाइंडिंग तार की आवश्यकता भी अधिक होगी। जब ओवरहैंग बढ़ेगा तो बाइंडिंग तार की भी अधिक आवश्यकता होगी। तो इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट पिच बाइंडिंग यूज करते हैं, जिससे क्या होगा कि बाइंडिंग जो हमारे कंडक्टर होते हैं उनकी कम आवश्यकता पड़े ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट पिच बाइंडिंग का यूज करते हैं, जिससे हमारे क्या हो, ओवरहैंग की लंबाई ना बढ़े, जिससे बाइंडिंग कंडक्टर की भी कम से कम जरूरत पड़े, है ना। तो ए दिया है कम दक्षता, बी दिया है कम शुरुआती बलागुण, और सी दिया है अधिक बाइंडिंग तार की आवश्यकता, और डी दिया है बढ़ी हुई ऊष्मा को नुकसान को नियंत्रित करे ना। तो लंबी कार्ड बाइंडिंग न करने का कारण है कि जो अधिक बाइंडिंग तार की आवश्यकता होगी उसको हम कम कर लें, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, अधिक से अधिक हम क्या करते हैं, शॉर्ट पिच बाइंडिंग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। शीतलन के लिए किस प्रकार की बाइंडिंग में अधिक जगह है ना। ओवर हैंगिंग कॉयल के बीच, बी दिया है ओवर हैंगिंग कॉयल और रोटर के बीच, और सी दिया है ओवर हैंगिंग कॉयल और योक के बीच, और डी दिया है ओवर हैंगिंग कॉयल और वेज के बीच, है ना। कह रहा है कि शीतलन के लिए किस प्रकार की बाइंडिंग में अधिक जगह होगी ना। देख लें हम एक बार, ये मान लीजिए हमारे क्या हैं, स्लॉट्स बने हुए हैं, इसी में हम कंडक्टर को रखते हैं। ठीक है, ये हमारी साइड प्लेटें हैं जिस पर बियरिंग लगी होती है, और देख लें इसी में कंडक्टर को हम क्या करते हैं, स्लॉट्स में कंडक्टर को हम भरते हैं। तो यहाँ पर सबसे अधिक जगह जो होती है ओवर हैंगिंग और साइड प्लेटों के बीच ही होती है ना। अगर हम देखें तो ओवर हैंगिंग की लंबाई मतलब जगह जो शीतलन के लिए अधिक मिलती है ओवर हैंगिंग
और जो हमारी ये साइड प्लेटें होती हैं इनके बीच सबसे अधिक होता है। मतलब कह सकते हैं ओवर हैंगिंग और कॉइल योक के बीच क्या होता है, शीतलन के लिए सबसे अधिक जगह मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं ना। ए दिया है औद्योगिक मोटर ड्राइव, बी दिया है घरेलू वायरिंग सर्किट, और सी दिया है 3 कला घरेलू वायरिंग, और डी दिया है एसी और डीसी आपूर्ति के लिए लोड वितरण। देखिए जो हमारे पैनल बोर्ड होते हैं 3 फेज डोमेस्टिक वायरिंग कर सकते हैं ना, में यूज करते हैं ना। ठीक है, और इसके अतिरिक्त हम जो है कि औद्योगिक मोटर ड्राइव में भी पैनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। देखिए अगर आपको ये दोनों ऑप्शन वैसे सही होंगे, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे दोनों दिया है ना, तो अब इसमें से सही कौन करें। तो अगर मान लीजिए इसमें से कोई एक रहता तब तो इसमें से कोई एक कर लेते, लेकिन अगर हमें याद रखना है कि जैसे जो हमारी मोटरें लगी होती हैं इंडस्ट्री वगैरह में, तो वहां पे भी तो पैनल बोर्ड की जरूरत होगी उन मोटरों की कंट्रोलिंग वगैरह के लिए, और जो हमारी घरेलू वायरिंग होती है उसमें भी हम पैनल बोर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जो कि 3 फेज मतलब 3 फेज की अगर है तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, मोटर चलाने के लिए हम क्या करते हैं, पैनल बोर्ड का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें जरूरत नहीं है, घरेलू वायरिंग सर्किट में अगर हम पैनल बोर्ड न लगाएं तब भी हमारा काम चलेगा, लेकिन अगर उद्योग की बात हो रही है मोटर ड्राइव के लिए तो वहां पे जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे, लेकिन अगर परीक्षा में ध्यान देना होगा कि अगर मान लीजिए इनमें से कोई एक देता है, इसकी जगह कोई बदल देता तो ये सही हो जाता ना, अगर ये नहीं देता तो ये सही हो जाता। तो हम दोनों ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे कभी भी ना। पैनल बोर्ड की बात करेगा अगर हम घरेलू वायरिंग सर्किट में अगर नहीं लगाएंगे, जैसे मान लीजिए हमारी सिंगल फेज सप्लाई आई है घर में हमारे, तो वहां पे अगर हम पैनल बोर्ड नहीं लगाएंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन इन दोनों जगह लगाना जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और सी दोनों सही होगा, लेकिन यहां पर अगर हम बात कर लें तो सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, यहां के लिए सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। (1440) आरपीएम पर घूर्णन कर रहे 7.5 HP स्क्वायरल केज मोटर द्वारा निर्मित बला गुण न्यूटन मीटर से ज्ञात करें। सूत्र होता है BHP इंटू 735.5 इंटू 60/2πn। इस फार्मूले पर हम रखेंगे। ठीक है, तो BHP कितना दिया है 700, यहाँ पे क्या दिया है 7.5 दिया है। ठीक है, 735.5 हो जाएगा इंटू 60 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 22/7 भी लिखते हैं, 3.14 भी ले सकते हैं। 3.14 इंटू क्या कर सकते हैं, एन का मान कितना है 1440 है। इसको हल करेंगे तो आएगा 36.60 न्यूटन मीटर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही होगा। हल कर लीजिएगा आप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है, 36.60। ठीक है, न्यूटन मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का सचित्र वर्णन किया गया है। ए दिया है दस्ता, बी दिया है उत्तोलक, और सी दिया है सिक्के का स्लॉट, और डी दिया है कुंजी संचालन ना। तो यहाँ पे जो होगा, जो डिजाइन किया गया स्विच है, रोटरी स्विच है, वो सिक्के का स्लॉट्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। ठीक है,
ए दिया है रोटर वोल्टेज कम करें, बी दिया है रोटर करंट को कम करें, और सी दिया है बलागुड़ को बढ़ाएं, और डी दिया है बिजली को कम करें। देखिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का एक ही उद्देश्य है कि ताकि हमें जो बलागुड़ है अच्छा मिल सके ना, उसकी मतलब रोटर प्रतिरोध के माध्यम से हम रोटर प्रतिरोध जो होता है वो बलागुड़ के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो हम रोटर प्रतिरोध से उसके बलागुड़ को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। बलागुड़ को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाकी को क्वेश्चन हम जो है कि अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।